जिससे लगातार वो 5-6 बार चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से अब कटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि बीजेपी अब मेरे ख्याल से एक नए फ्लेवर में नज़र आने वाली है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बड़बोले नेताओं की कह सकते हैं बोलती जिस तरह से अपनी इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी एक लिखे पढ़े व्यक्ति को जो है केसरगंज से चुनाव लड़ा सकती है, तो बिल्कुल इस बात की कई तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि अवध ओझा को वहां से चुनाव लड़ाया। सपा से वो रह चुके हैं और हो सकता है कि सपा कोई संभावना तलाशे अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 195 नामों को आगे किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 51 नामों को शामिल किया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोकसभा लिस्ट जारी होते हुए ये सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सांसदों को दोबारा मौका दिया, तो कई सांसदों के टिकट काटे गए, तो कई नए चेहरों को शामिल भी किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चेहरा हमेशा से सुर्खियों में रहा है और वो चेहरा कहीं ना कहीं बाहुबली के रूप में देखा जाता है। और उस चेहरे ने मीडिया के सामने एक बड़ा ऐलान किया था कि किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा टिकट काट दे, और वो बाहुबली है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह का पहली लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। केसरगंज से सांसद हैं, 6 बार के सांसद रह चुके हैं, 6 बार का लोकसभा का चुनाव बृजभूषण शरण सिंह लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 1991 में चुनावी मैदान में उतरते हुए लगातार 2019 तक उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह अपने कॉलेज टाइम में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल होगा या उनका नाम काट दिया जाएगा। अगर बृजभूषण शरण सिंह का नाम हटा दिया जाता है तो उनकी जगह कौन केसरगंज से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज से सांसद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब उनका नाम कट सकता है, जिसके बाद यहाँ पर अवध ओझा जो यहाँ पर कई स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, कई लोगों के भविष्य को बनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये कहा जा रहा है कि अवध ओझा खुद गोंडा के रहने वाले हैं और ऐसे में वो चर्चाओं में है कि केसरगंज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात भी की है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि केसरगंज से उनका नाम आगे किया जा सकता है। तो बृजभूषण शरण सिंह का नाम कटना तय मान लिया जाए। देखिए, बिल्कुल राजनीति में कुछ भी तयशुदा नहीं होता, हमेशा तक के लिए नहीं होता। यही बृजभूषण जो थे ये कहते थे कि दबदबा कायम था और हमेशा दबदबा कायम रहेगा। बीते दिनों जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या ये माना जाए कि नाम कट गया है, गुस्से में नज़र आते हैं और जो पत्रकार को कुछ बोल बाल के आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि झल्लाहट जो है वो चेहरे पे नज़र आ रही है और ये संकेत है कि उनका टिकट अब शायद केसरगंज, जिससे लगातार वो 5-6 बार चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से अब कटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि बीजेपी अब मेरे ख्याल से एक नए फ्लेवर में नज़र आने वाली है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बड़बोले नेताओं की कह सकते हैं बोलती बंद की है। दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी एक बड़ा नाम माने जाते थे, कोई भी ये मानने को राजी नहीं था कि उनका टिकट यहाँ से कट सकता है, लेकिन देखिए उनका भी टिकट बीजेपी ने काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिया है। तो ये माना गया कि अब बीजेपी बड़े स्टेप लेने वाली है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा किस तरह से अधिकारियों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए थे, तमाम तरह से उनके शब्द जो थे वो बेहद कह सकते हैं आपत्तिजनक थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा आप देखें प्रज्ञा ठाकुर जो गांधी जी को क्या कुछ नहीं कहती हुई नजर आई और पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और प्रज्ञा ठाकुर ने भी यही बात कही कि उन्हें लगता है कि मोदी जी को मेरे कुछ शब्द पसंद नहीं आए, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। अब बारी आती है केसरगंज की, क्योंकि यही बृजभूषण है जो लगातार अपने आप को ये बता रहे थे कि कौन मेरा टिकट काट रहा है। अगर आपको याद हो, पहले भी ये पूछा गया किस में हिम्मत है मेरा टिकट काट दे। लेकिन अब जब बीजेपी इस तरह से सफाई अभियान में जुटी हुई है कि जो बड़बोले लोग हैं, जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, बेतुकी बयानबाजी करते हैं और ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ मुझे लगता है कि बीजेपी अब एक ऐसा अभियान चलाने वाली है जिससे सबक मिले, ताकि नपी तुली भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात कही है कि भाई
सही शब्दों का आप प्रयोग कीजिए, आप मुद्दों की बात कीजिए और मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर आप जो है बात मत करिए। बेहतर होगा कि आप मुद्दों की राजनीति करिए ताकि देश का भला हो सके। तो उस कड़ी में मुझे ऐसा लगता है जो नाज़मीन की आने वाले दिनों में ब्रजभूषण का टिकट बीजेपी पुख्ता तौर पर काटती हुई नजर आने वाली है। देखिए सर, जब WFI अध्यक्ष पद से वो हटे थे, जब यौन शोषण का आरोप उन पर लगा था, तो ये कहा गया था कि ब्रजभूषण का नाम हटेगा तो उनके परिवार में से कोई आएगा। पहले उनकी पत्नी का नाम आया, बेटे के नाम भी आए, दामाद का नाम भी आया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि जो उनके बेटे प्रतीक भूषण हैं, गोंडा से विधायक भी हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें भी इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो क्या वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, क्योंकि वो खुद विवादों में है? देखिए, मुझे एक चीज़ और भी याद आती है इससे साथ में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब जो कैलाश विजयवर्गीय काफ़ी बड़ा नाम नाज़मीन माने जाते हैं, काफ़ी उनकी कह सकते हैं बीजेपी के अंदर जो मध्य प्रदेश में काफ़ी चलती है, लेकिन जब उनके बेटे MLA बने आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने बैट से एक अधिकारी को पीट दिया और ये माना गया कि उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं और बाप को तो टिकट मिलता है, यानी कैलाश विजयवर्गीय को तो टिकट मिलता है, लेकिन उनके बेटे का टिकट काट दिया जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अब बीजेपी जो है एक नए दौर से गुजर रही है और एक संदेश भी देना चाहती है कि अगर आप पावर में हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल से होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके बेटे हों, चाहे आपके परिवार में कोई हो या खुद आप हो। कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको ताकत मिली है, पावर मिली है, तो आप निरंकुश नहीं हो सकते, आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। और बारंबार बीजेपी के जो लोग हैं, खासकर PM मोदी हैं, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को भी बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई थी कि आप हर एक मुद्दे पर बोलने वाले कौन होते हैं, हर एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाने वाले कौन होते हैं। क्योंकि देखिए, देश सबका है और बिल्कुल जो PM मोदी बात कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्हीं के नेता जब इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं तो समझ में आता है कि क्या बीजेपी सिर्फ एक तरफा काम करे। लेकिन जब अब दिखाई पड़ता है कि टिकट जब बंटवारे होते हैं, वहाँ पर रमेश बिजली का नाम नहीं होता है, प्रवेश वर्मा का नाम नहीं होता है, प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं होता है, और जिस तरह से लग रहा है कि ब्रजभूषण का नाम भी कटने वाला है, तो ऐसे में संदेश साफ है कि जो भी गलत बयानबाजी करेगा, गलत जो है ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा, उसको बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी और इससे जो बाकी नेता होंगे उनको भी मुझे लगता है नाज़मीन की सबक मिलेगा। सर, दोबारा यहाँ पर अवध ओझा के बारे में चर्चा करेंगे। अवध ओझा की बात करें तो मोटिवेशनल स्पीकर या एक शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन उनका एक बयान सुर्खियों में बार बार देखा जा रहा है। जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि राजनीति में कदम रखेंगे, तो कहते हैं कि मेरे और भी कई काम हैं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझे राज्यसभा में जाकर बैठा देगा तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा। तो क्या वो इशारा दे रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल राजनीति में आना चाहता हूँ? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल ये बात हमें समझना पड़ेगी कि देश में राजनीति करने का सबको हक है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव में जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही कि सोशल मीडिया पे तो बहुत लोकप्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चों को एजुकेट करते हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी बातें बताते हैं। मैंने खुद उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें जब इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज किया जाता तो उसमें सवाल उठाते हैं योगी सरकार पर कि भाई जिस वक्त ये नाम रखा गया है वो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रयागराज का जो नाम था वो कभी चेंज ही नहीं हुआ है। और ये सब बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। तो इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और हमेशा से उन्होंने योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से अपनी इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी एक लिखे पढ़े व्यक्ति को जो है केसरगंज से चुनाव लड़ा सकती है, तो बिल्कुल इस बात की कई तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि अवध ओझा को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और एक मैसेज देने का प्रयास किया जाए कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी जो पार्टी है वो ऐसे लोगों को लेकर चलती रहेगी, ढोती रहेगी जो अनाप शनाप की बयानबाजी करते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हो सकता है कि अवध ओझा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और एक संदेश दिया जाए कि भाई बीजेपी में अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है, अच्छे लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं और ऐसे में अवध ओझा को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर 2009 की बात करें तो केसरगंज से ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बड़ी थी और 2009 में जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर से दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कि समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं अगर वाकई टिकट कटता है तो? जाहिर बात है, धनंजय सिंह का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कुछ दिनों पहले जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो ये लगातार चर्चाओं में आया कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं, सपा में जा सकते हैं और उस टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल में जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो चर्चा ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण का जिक्र आपने किया, जाहिर सी बात है कि सपा से वो रह चुके हैं और हो सकता है कि सपा कोई संभावना तलाशे, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि सपा क्योंकि अभी अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्रजभूषण
ब्रजभूषण जिनके ऊपर महिलाओं को लेकर कितने संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो ब्रजभूषण को लेकर जो है इस तरह का रिस्क उठाते हुए नजर ना आए। लेकिन राजनीति ये कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं पर हम ये नहीं कह सकते, विराम नहीं लगा सकते। लेकिन कांग्रेस ने भी तमाम सारी बातें उनके खिलाफ कही हुई हैं, तो ऐसी संभावना मुझे लग रहा है कि बहुत कम है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना होगा कि जो बाहुबली ब्रजभूषण हैं, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिन पर कई विवादित बयान देने के आरोप लगे, हत्या के भी आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी जिन विवादित सांसदों के नाम काट रही है, क्या उस लिस्ट में केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी देखा जाएगा? दूसरी लिस्ट भी जल्द आने वाली है, देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की किस्मत का क्या फैसला होता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।